नमस्कार। आज की चर्चा का विषय बड़ा ही दिलचस्प है। मतलब कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, बिल्कुल मामूली सी लगने वाली, हमारी सोच और जिंदगी की दिशा ही बदल सकती हैं। अक्सर हम बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन शायद असली जादू इन छोटी चीजों में ही छिपा है। ये सारी बातचीत एक किताब के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है, जो खास तौर पर आदतों और हमारी मानसिकता, मतलब हमारे सोचने के तरीके, इसके गहरे कनेक्शन पर रोशनी डालती है। हाँ, किताब एक तरह से ये कहती है कि हमारी बाहरी दुनिया, वो हमारे अंदर जो चल रहा है, उसी का आईना है, और उस अंदरूनी दुनिया को बदलने की चाबी वो हमारी आदतों में है। तो आज हमारा इरादा है इन विचारों की तह तक जाना, किताब के मुख्य नुक्ते समझना और देखना कि रोज की ये छोटे छोटे कदम वाकई कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस एक ही ढर्रे पे चल रही है जबकि दिल कहीं और जाना चाहता है? किताब के मुताबिक इसका जवाब शायद हमारी सुबह की पहली सोच से लेकर रात के आखिरी काम तक, मतलब पूरी दिनचर्या में फैला हुआ है। चलिए खोलते हैं इस पिटारे को और देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार जो किताब सामने रखती है, दिन की शुरुआत कैसे होती है। ये बात पूरे दिन का रंग, उसका मिजाज तय कर देती है। किताब कहती है कि बिना किसी स्पष्ट इरादे या क्यों, मतलब बिना किसी वजह के बिस्तर से उठना दिन को बस गुजार देना है, जीना नहीं। ज्यादातर लोग सुबह उठते तो हैं, पर किस लिए? बस रोज की रस्म निभाने के लिए। किताब इसे कहती है जागरूक नींद। आंखें खुली है पर दिमाग वो दिशाहीन है। बिल्कुल। और ये बात बहुत गहरी है, सच में। किताब इस पर जोर देती है कि हमारा जीवन असल में समय के छोटे छोटे टुकड़ों से ही तो बना है। हर पल वो एक नॉन रिफंडेबल टिकट की तरह है। गया तो गया। तो समय बर्बाद करना सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, ये असल में अपने जीवन के अनमोल हिस्से को गंवाना है। किताब एक सवाल पूछती है, क्या आप अपने समय के मालिक हैं या समय आपका मालिक बन गया है? बात ये नहीं कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये है कि क्या उन घंटों में कोई इरादा है, कोई दिशा है, कोई मतलब है। बिल्कुल सही कहा। और जब एक उद्देश्य होता है, चाहे वो दिन के लिए सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य ही क्यों ना हो, है ना, जैसे आज सेहत पर ध्यान देना है या कोई एक नया स्किल सीखना है, कुछ भी, तो ये एक अलग ही ऊर्जा देता है। एक फोकस आता है, ध्यान कम भटकता है, गैर जरूरी चीजों को ना कहना वो आसान हो जाता है। किताब एक दिलचस्प अभ्यास भी सुझाती है। सुबह उठकर खुद से पूछे, आज मैं क्या निर्मित कर रही हूं या कर रहा हूं। ये कोई बिल्डिंग या पेंटिंग बनाना नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास हो सकता है, कोई रिश्ता मजबूत करना हो सकता है, या अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा बीज बोना। ये सवाल हमें रिएक्ट करने वाले मोड से निकालकर क्रिएट करने वाले मोड में ले आता है। ये बड़ा फर्क है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये उद्देश्य कोई पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। किताब कहती है शुरुआत छोटी करो, जैसे आज बस 15 मिनट व्यायाम करना है जी, या आज किसी एक बुरी आदत से बचना है। बस। असली बात है उस इरादे को अपनी रोज की क्रियाओं से जोड़ना। किताब समय की तुलना पैसे से करती है। सोचिए, हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, जी, जैसे रोज एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता हो। सवाल यह है कि हम इसे कहाँ निवेश कर रहे हैं। उन आदतों और विचारों में जो हमें अमीर बना रहे हैं, मानसिक और भावनात्मक रूप से, या उनमें जो हमें गरीब बना रहे हैं। किताब एक बहुत ही ठोस सुझाव भी देती है। सुनने में आसान है पर करने में शायद उतना नहीं। सुबह उठते ही फोन चेक करने की जो तेज इच्छा होती है ना, उसको रोकें। उसकी जगह बस 2 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, आज की मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। वो एक चीज क्या है जिसे पूरा करके मुझे लगेगा कि हाँ, आज का दिन सफल रहा। फिर उसे लिख लें कहीं पर। किताब कहती है कि ये छोटा सा काम हमें दिन के ड्राइवर सीट पर बिठा देता है, पैसेंजर सीट पर नहीं। ये कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम है। और यहीं पर अनुशासन का पहलू आता है। किताब साफ कहती है कि अनुशासन आपकी भावनाओं का गुलाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि जब मूड होगा तब करूंगा ना। अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, तब भी जब मन बिल्कुल ना कर रहा हो। लोग अक्सर अच्छा महसूस करने का इंतजार करते हैं ताकि काम शुरू कर सकें, लेकिन किताब के अनुसार सफल लोग पहले काम करते हैं और फिर अच्छा महसूस करते हैं। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर सच यही है। लगातार इरादे से काम करने पर ये आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं।
सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये सही आदतों की नियमित खेती है, बस। अच्छा, तो दिन की शुरुआत एक इरादे से हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दुनिया हम पर हावी होने लगती है ना। फोन की घंटियां, ईमेल्स, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया का शोर। उफ। किताब का अगला अहम नुक्ता इसी से जुड़ा है कि दुनिया आप पर हावी हो उससे पहले अपने दिन की कमान संभालें, यानी अपने दिन की योजना बनाएं पहले से। हाँ, ये बेहद जरूरी है। किताब इसे कहती है अपने समय की रक्षा करना। देखिए, अगर हम योजना नहीं बनाते तो हम अनजाने में दूसरों के एजेंडे पर नाचने लगते हैं। हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। ऐसी मेल का जवाब देना है, उस मीटिंग में जाना है, उसने ये कह दिया, और दिन के अंत में थकान तो होती है बहुत ज्यादा, पर वो संतुष्टि नहीं मिलती। फिर सोचते हैं, अरे समय कहाँ चला गया। योजना बनाने का मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये तय करना है कि क्या वाकई जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। तो ये योजना बनाना कोई बहुत बड़ा जटिल काम है क्या? मतलब इसके लिए कोई खास सिस्टम चाहिए? किताब क्या कहती है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब सादगी पर जोर देती है। सुबह बस 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं। एक शांत कोना, एक नोटबुक और एक पेन, बस। किताब सुझाती है कि अपनी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं लिखें दिन की। सोचें कि आज किस 1 या 2 काम पर गहराई से ध्यान देना है, जिसे किताब डीप वर्क कहती है, और उसके लिए कैलेंडर में समय ब्लॉक करें बकायदा। एक शक्तिशाली सवाल जो किताब पूछने को कहती है, आज ऐसा क्या एक काम है जिसे करने से मेरे बड़े लक्ष्य की तरफ सुई थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करता है जो जरूरी को गैर जरूरी से फट से अलग कर देता है। ये दिलचस्प है। मतलब योजना बनाना सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं है, ये मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब सब कुछ दिमाग में घूमता रहता है ना, अरे ये करना है, वो भूल ना जाऊं, तो एक अदृश्य बोझ सा बना रहता है ना। योजना उसे कागज पर उतार देती है, दिमाग को खाली करती है। इससे चिंता कम होती है, सच में। और ये अनुशासन को भी मजबूत करती है। देखिए, जब पता होता है कि सुबह 10 बजे मुझे फलां जरूरी काम पर 1 घंटा लगाना है, तो प्रेरणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस अपनी बनाई हुई संरचना का पालन करते हैं। ये इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा भरोसेमंद चीज है। किताब कहती है स्पष्टता ही शक्ति है। जब रास्ता साफ दिखता है तो चलना आसान हो जाता है। किताब इसमें कोई चेतावनी भी देती है? कोई संभावित खतरा अगर हम योजना नहीं बनाते तो? हाँ, एक सीधी और थोड़ी कड़ी चेतावनी है। अगर आप अपने समय का एजेंडा तय नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, और वो कोई और सोशल मीडिया हो सकता है, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, या बस हमारी अपनी टाल मटोल की आदत हो सकती है। योजना बनाना हमें नियंत्रण का एहसास देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये महसूस कराता है कि हम अपने दिन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। शायद ये दिन का सबसे शक्तिशाली मानसिक बदलाव है, जो एक छोटे से 10 मिनट के अभ्यास से शुरू हो सकता है। और दिन के अंत में जब हम देखते हैं कि हाँ, हमने वो पूरा किया जो हमने तय किया था, तो ये भावना अगले दिन के लिए ईंधन बनती है। ठीक है, तो हमने इरादा तय किया, दिन की योजना बनाई, बढ़िया। अब आते हैं एक और गहरे पहलू पर जो शायद इन सबसे ज्यादा व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल, कि हम अपने मन में खुद से कैसे बात करते हैं, वो इनर डायलॉग। किताब का तर्क है कि हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जिस तरह की कठोर बातें, जिस तरह का जजमेंट हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा शायद ही किसी और के लिए करें, कभी नहीं। ये एक बहुत ही नाजुक और शक्तिशाली बिंदु है। किताब इसे आंतरिक संवाद की गुणवत्ता कहती है, क्वालिटी ऑफ इनर डायलॉग। हमारी अंदरूनी आवाज लगातार हमारी आत्म छवि गढ़ रही होती है। अगर ये आवाज ज्यादातर आलोचनात्मक है, कमियां गिनाती है, पुरानी गलतियों को याद दिलाती है, तो हम आत्मविश्वास कैसे महसूस कर सकते हैं? नामुमकिन है। किताब कहती है खुद से सम्मान से बात करने का मतलब घमंड या अहंकार नहीं है। नहीं, इसका मतलब है खुद को वही करुणा, वही धैर्य और वही प्रोत्साहन देना जो हम किसी गहरे दोस्त को उसकी मुश्किल घड़ी में देते हैं। लेकिन गलतियां तो होती हैं, हम असफल भी होते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में खुद से सम्मान से बात करना कैसे संभव है? क्या ये सच से आंखें चुराना नहीं होगा? के रूप में देखना है, ना कि पहचान के रूप में। बात समझ रहे हैं? यानी मैंने गलती की सोचना अलग है, और मैं ही गलत हूं या मैं नाकाबिल हूं सोचना बिल्कुल अलग है। ये दूसरा वाला खतरनाक है। किताब कहती है अपनी कोशिशों का सम्मान करें, भले ही नतीजा मन मुताबिक ना हो। जब हम खुद से इस तरह बात करते हैं तो गिरने के बाद उठने की हिम्मत बढ़ जाती है।
हम जोखिम लेने से कम डरते हैं क्योंकि पता होता है कि अगर असफल हुए भी तो खुद को कोसने के बजाय हम खुद का हाथ थामेंगे। तो ये एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण है, मेंटल ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल, किताब इसे मानसिक रीप्रोग्रामिंग या मेंटल रीवायरिंग जैसा कुछ कहती है। पहला कदम है जागरूकता, उन नकारात्मक विचारों को पकड़ना जैसे ही वे मन में आते हैं, पहचानना उन्हें। दूसरा कदम है उन्हें चुनौती देना और बदलना एक्टिवली। जैसे अगर मन कहता है तुम इसमें कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, तो उसे बदल कर कहना मैं अभी सीख रहा हूं और अभ्यास से बेहतर हो जाऊंगा। या ये मेरे बस का नहीं है के बजाय सोचना ये मुश्किल जरूर है पर मैं इसे छोटे हिस्सों में तोड़कर कोशिश कर सकता हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का चोला पहनना नहीं है, नहीं, ये यथार्थवादी और रचनात्मक सोच है। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। किताब में अनुशासन और खुद के प्रति कठोर होने के बीच की रेखा के बारे में कुछ कहा गया है। कई लोग सोचते हैं कि खुद पर सख्ती करना ही अनुशासन है। हाँ, किताब इस पर बहुत जोर देती है। खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करना ये अनुशासन है और खुद को नीचा दिखाना, कोसना या अनादर है। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सच्चा आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से उतना नहीं आता जितना खुद के साथ हमारे आंतरिक रिश्ते से आता है कि हम अंदर खुद को कैसे देखते हैं। किताब कहती है खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर बने, आलोचक नहीं। जब हम अंदर से खुद को स्वीकार और सम्मानित महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया की तारीफ या आलोचना का असर कम हो जाता है। हम ज्यादा स्थिर और शांत रहते हैं। हर बार जब हम एक नकारात्मक आत्मालोचना को एक रचनात्मक या दयालु विचार से बदलते हैं, हम अपने अंदर एक नई, ज्यादा सहायक आवाज को मजबूत कर रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसे रोज थोड़ा व्यायाम करके मांसपेशी बनाना। धीरे धीरे ये नई आवाज पुरानी नकारात्मक आवाज से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। हमारी आंतरिक बातचीत हमारी मानसिक सेहत और लचीलेपन की नींव है। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात। और अब आते हैं चौथी और शायद सबसे ज्यादा संघर्ष वाली आदत पर, जिससे हम सब जूझते हैं कभी ना कभी। वो पल जब मन चीख कर कहता है अरे छोड़ो ना, इसे बाद में करते हैं। वो टाल मटोल का मोहक पल, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, किताब इसे निर्णायक क्षण कहती है, क्रिटिकल मोमेंट। ये वो मोड़ है जहां या तो हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बने रहते हैं या फिर हम एक नई दिशा चुनते हैं। मन बहुत चालाक है। वो देरी करने के लिए बड़े तर्कसंगत, बड़े लॉजिकल बहाने गढ़ता है। मैं अभी थका हुआ हूं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर ज्यादा अच्छे से होगा। अभी सही मूड नहीं है, कल सुबह ताजगी से करूंगा, है ना? किताब कहती है कि ये सिर्फ टाल मटोल की आदत का जाल है, जो हर बार जब हम उसे मानते हैं तो और मजबूत होता जाता है। तो इसका समाधान क्या है? जब मन पूरी ताकत से रोकने को कह रहा हो, एकदम लॉजिकल बहाने दे रहा हो, तब एक्शन कैसे लें? क्या करें उस वक्त? किताब का समाधान थोड़ा चौंकाने वाला है पर बहुत सरल है। वो कहती है महसूस करने का इंतजार मत करो, बस करो। एक्ट फर्स्ट, फील लेटर। जैसी वो बाद में वाला विचार या बहाना मन में आए, ठीक उसी पल बिना सोचे समझे उस काम की तरफ पहला छोटा कदम उठारो। बिल्कुल तुरंत। किताब इसे 5 सेकंड का नियम जैसा कुछ बताती है। शायद मेल रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट है, पर यहां संदर्भ थोड़ा अलग हो सकता है। मतलब 5, 4, 3, 2, 1 और बस शुरू कर दो, चाहे कितना भी छोटा एक्शन क्यों ना हो। जैसे अगर व्यायाम टालने का मन कर रहा है तो बस जूते पहन लो। अगर कोई जरूरी कॉल टाल रहे हो तो बस नंबर डायल कर दो, पहला स्टेप ले लो। अरे वाह! यानी उस आंतरिक बहस को, वो जो मन में चलता है ना, करूं या ना करूं, उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। बिल्कुल, हमें उस बहाने से ज्यादा तेज होना है। वो आंतरिक मोलभाव जो हमें अपने आराम के दायरे में, अपनी कंफर्ट जोन में कैद रखना चाहता है, उसे जीतना है। यह हर दिन कई बार लड़ा जाने वाला एक छोटा युद्ध है। किताब कहती है हिचकिचाहट और टालमटोल का नतीजा हमेशा शून्य होता है, 0, कुछ हासिल नहीं होता। विकास और प्रगति हमेशा थोड़ी असुविधा, थोड़े डिस्कम्फर्ट के बाद ही मिलते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं या मूड के गुलाम नहीं हैं, हम अपने इरादों के मालिक हैं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो ये आदत असल में हमें क्या सिखाती है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? यह हमें सिखाती है कि एक्शन लेने के लिए प्रेरणा या सही मूड का इंतजार करना एक भ्रम है, एक मिथ है। एक्शन खुद प्रेरणा पैदा करता है। जब हम उस प्रतिरोध, उस रेजिस्टेंस के बावजूद कदम उठाते हैं तो हमें अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी विल पावर का एहसास होता है। यह इस बड़े सवाल को सामने लाता है, क्या हम अपनी तात्कालिक आराम की इच्छा को अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर हावी होने देंगे या नहीं? हर बार जब हम टाल-मटोल पर विजय पाते हैं, हम न सिर्फ वो काम पूरा करते हैं, बल्कि हम अपने चरित्र को भी मजबूत करते हैं। हम खुद को साबित करते हैं कि हम वो कर सकते हैं जो हमने तय किया है, चाहे मन कितना भी विरोध क्यों ना करें।
तो आज हमने इस किताब के जरिए 4 बेहद असरदार आदतों पर गहराई से बात की। पहला, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जागना और समय की कीमत समझना। दूसरा, दुनिया के शोरगुल से पहले अपने दिन की योजना बनाना। तीसरा, खुद से वैसे ही सम्मान और करुणा से बात करना जैसे हम किसी प्रिय मित्र से करते हैं। और चौथा, जब मन टालमटोल करने को कहे तो तुरंत एक्शन लेना। ये आदतें अलग अलग सुनने में शायद बहुत क्रांतिकारी न लगें, शायद साधारण सी लगें, लेकिन जैसा कि किताब के ये अंश उजागर करते हैं, जब ये एक साथ आती हैं तो इनमें हमारी सोच, हमारी ऊर्जा के स्तर और आखिरकार हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को बदलने की जबरदस्त क्षमता होती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है? निचोड़ ये है कि ये आदतें कोई अलग थलग टोटके नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई एक मजबूत प्रणाली, एक सिस्टम बनाती हैं। उद्देश्य योजना को दिशा और ईंधन देता है, योजना एक्शन को स्पष्टता और संरचना देती है। सकारात्मक आंतरिक संवाद हमें मुश्किल लगने वाले एक्शन लेने की हिम्मत और लचीलापन देता है, और तुरंत एक्शन लेने की आदत टाल-मटोल को हराकर उद्देश्य और योजना को हकीकत में बदलती है। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव अक्सर किसी एक जादुई घटना से नहीं आते, बल्कि रोज किए गए छोटे, लगातार और सही कामों के जमा होने से आते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये कंपाउंडिंग का सिद्धांत है जो आदतों पर भी हूबहू लागू होता है। अब यहां से आगे ले जाने के लिए एक विचार है सभी सुनने वालों के लिए। इन 4 आदतों को ध्यान में रखते हुए आज कौन सी एक आदत है जिसे अपनाने से किसी की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आ सकता है? क्या वो सुबह का इरादा है, या दिन की योजना बनाना, या खुद से बेहतर संवाद करना है, या फिर टालमटोल पर जीत हासिल करना? कौन सी एक? और उस एक आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहला, सबसे छोटा, आज ही उठाया जा सकने वाला कदम क्या हो सकता है? किताब के अनुसार बदलाव सोचने से नहीं, करने से शुरू होता है। चाहे वो कदम कितना ही छोटा, कितना ही मामूली क्यों ना हो, बस शुरुआत करनी है।